हेलो एवरीवन। मैं सुमित केडी आपके अपने चैनल लेट्स जॉइन केडी पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का सेकंड पार्ट है। जिन भी बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या जैसे वीडियो खत्म होगा आपकी स्क्रीन पे वीडियो आ जाएगी, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है भाई, तो चलिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं रिवाइंड करवाना चाहूंगा। हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? तो सबसे पहले हमने डिस्कस करा था स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस क्या होता है आपको बता भी दिया था, फोर्स अपॉन में एरिया। इसी प्रकार से इसके तीन टाइप थे, थ्री टाइप्स: लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से इसके तीन टाइप थे। आपको क्या बताया? लॉन्गिट्यूडनल लेंथ में हो तो इसी प्रकार से दूसरे नंबर पे बात करें इसका तो आपका था वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस। और अगर हम तीसरे नंबर पे बात करें इसके बारे में तो वो था हमारा शियर स्ट्रेस। क्या था? शियर स्ट्रेस। ठीक है भाई, इसी प्रकार से हमने दूसरे टॉपिक पे हमने वीडियो में डिस्कस करा था स्ट्रेन के बारे में, स्ट्रेन के बारे में। और ये था चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। और इसके भी तीन टाइप थे: लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और इसी प्रकार से शियर स्ट्रेन, और इसी प्रकार से वॉल्यूम स्ट्रेन। इनका जो फॉर्मूला था लॉन्गिट्यूडनल का वो था डेल्टा एल बाई एल। इसी प्रकार से शियर स्ट्रेन का था डेल्टा एक्स बाई एल। और इसी प्रकार से वॉल्यूम स्ट्रेन का था डेल्टा वी बाई वी। तीन फॉर्मूले होते हैं स्ट्रेन के, टाइप है थ्री। स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। फिर हमने हुक्स लॉ पढ़ा था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के। और हमने कहा था इसको हटाने के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई का यूज करते हैं और उससे बन जाता था फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। समझ रहे हो? और फिर इसके भी थ्री टाइप हुआ करते थे, पढ़े थे हमने। जैसे कि आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लेंथ के लिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बल्क मॉडुलस के लिए हमने पढ़ा था, यंग मॉडुलस लेंथ के लिए पढ़ा था। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से अगर वो वीडियो नहीं देखे तो वहां से अच्छे से डिटेल ले ले। ये हुक्स लॉ को हमने डिस्कस कर लिया था कि स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन एक लिमिट तक था। तो आज इस ग्राफ के माध्यम से हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशन को हम दोबारा पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, तो चलिए इसको इरेज करते हैं। ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है फॉर ए मेटालिक वायर। मतलब मेटालिक वायर के लिए भाई, किसके लिए? मेटालिक वायर के लिए। तो यहां आप देख सकते हो कुछ पोर्शन दिख रहा है स्ट्रेस, यहां से आपको देख सकते हो, यहाँ स्ट्रेन आपको दिख रहा होगा। ओ से लेकर ए पॉइंट दिखा रखा है, बी दिखा रखा है, सी डी और ई, इस प्रकार से कुछ पॉइंट दिखा रखे हैं। चलिए वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट में ओ से लेकर ए तक। आप ग्राफ में अच्छे से देखिए, ये ओ से लेकर ए तक का पोर्शन को अच्छे से कवर कीजिए। इसमें क्या बता रखा, जो इनिशियल पार्ट है ओ ए का, उसमें बता रखा कि ग्राफ है वो आपको सीधी रेखा में दिख रहा है। मतलब जो ग्राफ है ओ से लेकर ए तक का वो इस प्रकार से सीधी रेखा में है। यहां हमने लिखेंगे स्ट्रेस और यहां लिख देते हैं हम स्ट्रेन। इतनी बात तो आप समझ सकते हो, समझ रहे हो ना? ये आपके पास स्ट्रेस और स्ट्रेन है, तो इसी भी रेखा में दिखा रहा है ए पॉइंट तक, ए पॉइंट तक। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ओ से लेकर ए तक हुक्स लॉ को ये ओबे करता है। क्या कहता है? हुक्स लॉ को ये ओबे करता है। ये ग्राफ है वो क्या कर रहा है? ओबे कर रहा है। मतलब स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन के, ये आपको बताया भी गया था। और ये ओबे करता है ए से लेकर, तभी तो स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बढ़ रहा है। यहां से आप देखोगे तो स्ट्रेट लाइन में ग्राफ जा रहा है। और ए जो पॉइंट है इसका हम नाम क्या दे सकते हैं? ए पॉइंट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। यानी कि ए के बाद में इसकी जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी। यानी कि ए को हम, इस ए पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? जो ग्राफ के अंदर आपको ए पॉइंट दिख रहा है, ए इज नोन एज प्रोपोर्शनल लिमिट। यानी कि यहां तक प्रोपोर्शनलिटी की लिमिट है, इसके बाद में प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। आगे देख रहे हो आपका स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा। ए से बी तक आप अच्छे से देखोगे तो आपको थोड़ा सा इस प्रकार से वो कर्व होता हुआ दिखाई दे रहा है आगे की तरफ, है ना? तो यानी कि ए तक तो है प्रोपोर्शनल, तो यानी कि ए तक आपका हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है, उसके बाद में नहीं करेगा। तो ये है प्रोपोर्शनल की लिमिट। यानी कि इस लिमिट तक, ए पॉइंट तक आपका हुक्स लॉ ओबे कर रहा है। और यहां तक हम कह सकते हैं जो वायर है वो परफेक्टली इलास्टिक है। क्या बोल सकते हैं? इन दिस रीजन, यानी कि इन द रीजन, कौन से रीजन की बात करें? ओ ए रीजन में क्या बोल सकते हैं? द वायर इज इस ग्राफ को अच्छे से पढ़िए, यहां तक कि आईआईटी तक यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है भाई, चलिए परफेक्टली इलास्टिक।
ठीक है भाई, परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब यहाँ तक अगर आप छोड़ोगे तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, इसको कर देते हैं इरेज। सेकंड पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक बार सेकंड पार्ट के हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पार्ट को हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ से ए से लेकर बी तक की पॉइंट की बात करूंगा, ए से लेकर बी तक की। ठीक है भाई, इस पॉइंट की बात करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। तो ग्राफ में जैसे कि आपको दिख रहा है कि ए पॉइंट के बाद में स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, कि जो ए पॉइंट के बारे में बाद में बात करें तो जो स्ट्रेस है, बता देते ना इलास्टिक लिमिट है वहां तक, तो स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेन तक क्या नहीं है, प्रोपोर्शनल नहीं है भाई यहाँ पे। और इसीलिए जो कर्व मिल रहा है ए से लेकर बी तक, वो क्या है भाई, ए से बी तक आप देखोगे तो उसको कर्व बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन में नहीं है वो। कैसा है वो, कर्व है। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर हम लोड को रिमूव करें यहां से किसी भी पॉइंट के बीच में, ए से लेकर बी तक के किसी भी पॉइंट में, आप ग्राफ देखोगे तो यहां से आप देखिए, यहां से लेकर यहां तक, तो ए तक तो हो गया लिमिट, लेकिन इसके बाद में अगर आप देखते हो तो ए से लेकर बी तक की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका क्या कह सकते हो कि अगर इस पॉइंट में ए से लेकर बी तक अगर कहीं पे भी हम फोर्स को रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि फोर्स से तो बढ़ रहा है भाई, कोई भी वायर है उस पर फोर्स लगाएंगे तभी तो उसकी लेंथ बढ़ेगी। तो क्या कहा, अगर हम उस लोड को रिमूव कर लेते, उस फोर्स को रिमूव कर लेते किसी भी पॉइंट में, ओ से लेकर बी तक, लास्ट फाइनल बी है ना, तो ये था ओ से लेकर बी तक कहीं पे भी अगर हम रिमूव कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है कि जो रास्ता होगा वो बी ए ओ हो जाएगा, यानी कि जो रास्ता होगा वायर का वापस आने का या तार का, बी ए ओ होगा, एंड द वायर ऑब्टेन इट्स ओरिजिनल लेंथ। और इस कंडीशन में आपका ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगा। तो वायर वो कहां पे आ जाएगा भाई, ओरिजिनल लेंथ। इस का बात समझ में आ रही है कि जो वायर है अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगा। द पोर्शन ऑफ ओ बी, जो पोर्शन है ओ से ली के बी के ग्राफ के अंदर, उसको हम बोलेंगे इलास्टिक रीजन। क्या बोलेंगे भाई, इलास्टिक रीजन, बी तक का इलास्टिक रीजन। भी समझ में आ रहा है, इलास्टिक रीजन। ओ से लेकर ए तक तो हमने बताया था ना, क्या बताया था, परफेक्टली इलास्टिक। लेकिन ये पूरा क्या है, ओ से लेकर बी तक पूरा का पूरा क्या, इलास्टिक रीजन है। क्योंकि अगर बी पॉइंट पे पहुंच गया तो उसके बाद में ये जो बी पॉइंट है इसको हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। क्या बोलेंगे इसको, इलास्टिक लिमिट, या हम इसको बोल सकते हैं इल्ड पॉइंट। क्या बोल सकते हैं इसको, इल्ड पॉइंट। ये याद रखना आपको कि बी के बाद में अलग सिस्टम से हिसाब से चलेगा, तो बी के बाद की बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम बता रहे हैं कि ये इलास्टिक की लिमिट है, यानी कि अगर इससे ज्यादा खींचते तो वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं जाएगा। ये इलास्टिक रीजन है। अगर आप बी तक की, जैसे मान लो आपने फोर्स लगाया हुआ है यहां तक, तो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा था, उसके बाद में हुक्स लॉ को तो नहीं फॉलो कर रहा। हुक्स लॉ को फॉलो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रेस हल्का सा लगा रहे हैं, स्ट्रेस हल्का सा लगा रहे हैं, स्ट्रेन ज्यादा बढ़ रहा है बी तक। समझ रहे हो ना। तो देखिए कि ये स्ट्रेस आपका हो गया, ये हो गया आपका स्ट्रेन। तो यहाँ पे बराबर नहीं बढ़ रहा है, आप देख सकते हो बराबर नहीं बढ़ रहा है। तो इस बात से आपको पता लग जाता है कि भाई हुक्स लॉ तो फॉलो नहीं करेगा, लेकिन ये आपका इलास्टिक रीजन है कि अगर इसमें आप फोर्स को रिमूव करते तो अपनी ओरिजिनल शेप को ले लेगा। बी पॉइंट एक लास्ट पॉइंट है, उसके बाद में अपनी पोजीशन को नहीं ले पाएगा। तो सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। उसके बाद में बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, तो इसको करते हैं इरेज और थर्ड पॉइंट की बात कर देते हैं। थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो थर्ड पॉइंट के बारे में सुनिए। थर्ड पॉइंट है बी से सी तक का, ये वाला पॉइंट जो ये आपको दिख रहा है, बी से लेकर सी तक का पॉइंट को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, एक एक चीज को बता रहे हैं, नोट डाउन भी कर लेना। बियॉन्ड द पॉइंट बी, क्या लिखेंगे, बियॉन्ड द पॉइंट बी। बी क्या था आपका, आपकी इलास्टिक लिमिट थी, इसके बाद में आपका अपना ओरिजिनल शेप को निगेन पर कर पाएगा। तो बियॉन्ड बी की बात कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होगे, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा कि स्ट्रेन, स्ट्रेस तो कम हो रहा है, फोर्स तो कम हो रहा है, लेकिन स्ट्रेन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आप देख रहे हो ना, स्ट्रेस ऊपर नहीं गया है, ऊपर की तरफ में नहीं गया, लेकिन स्ट्रेन बढ़ रहा है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो स्ट्रेन है, क्या लिखेंगे, स्ट्रेन इंक्रीज मोर रैपिडली देन स्ट्रेस। स्ट्रेस तो लगभग कम ही हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। आप सोच सकते हो, अगर लोड को रिमूव करते हैं, इफ द लोड इज रिमूव, या लिख सकते हो इफ ए लोड इज रिमूव। अगर हम लोड को रिमूव कर देते हैं इस पॉइंट के बाद में, बी के बाद में किसी भी पॉइंट पे, सी से पहले पहले, ठीक है ना, सी से पहले पहले अगर हम लोड को रिमूव कर देते हैं तो वायर डज नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल लेंथ। वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ पर नहीं आ पाएगा। तो क्या लिखेंगे, वायर डज नॉट
कम बैक, क्योंकि वो लिमिट हो गई थी, इलास्टिक की लिमिट हो गया था ना बी के बाद में ये वापस अपने ओरिजिनल शेप पे नहीं आ सकता। तो बी से सी के बीच में अगर आप कहीं पे भी फोर्स को रिमूव करते तो वायर डज नॉट कम टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल ओरिजिनल लेंथ पे नहीं आ सकता, बट ट्रेस अ लाइन सीई। अभी आपको दिखा देता हूं सीई लाइन कौन सी है, यानी कि थोड़ा सा यहां से इस प्रकार से आपका ये पाथ को ट्रेस करके आएगा। पहले अपने ओरिजिनल पाथ से आ रहा था ऐसे ऐसे करके, लेकिन अभी वो इस रास्ते से आएगा और ये आपकी लेंथ बढ़ जाएगी, इतनी स्ट्रेन आपकी बढ़ चुकी है, चेंज इन लेंथ आ चुका है। और इसको हम बोलेंगे परमानेंट सेट। क्या बोलेंगे? परमानेंट सेट। जो ओ से लेकर इस पॉइंट का नाम था ई, इसको हम क्या बोलेंगे? परमानेंट सेट। क्या बोलेंगे? परमानेंट सेट। मतलब उसकी लेंथ परमानेंटली बढ़ जाएगी। जैसे कि स्प्रिंग को एक लिमिट से ज्यादा खींच देंगे तो अपनी ओरिजिनल शेप पे नहीं आ पाती। जैसे कि यहाँ से ये स्प्रिंग है, इसमें फोर्स लगाया, ज्यादा फोर्स लगा दिया, कम लगाओगे जब तो ठीक है, ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो वो कम से कम इतनी तो बढ़ ही जाएगी, थोड़ी बहुत तो उसकी चेंज इन लेंथ हो ही जाएगी अगर आप उसकी लिमिट से ज्यादा लगा देते हो तो, ठीक है ना। तो याद रखना, ओरिजिनल पाथ पे नहीं आ पाएगी, परमानेंटली क्या हो जाएगी? सेट हो जाएगी भाई। क्लियर हो गई? तो इतनी बात आपको समझ में आ गया। द फैक्ट दैट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉट रिट्रेस ऑन द रिवर्सिंग द स्ट्रेन इज कॉल्ड इलास्टिक हिस्टेरेसिस। और इसको क्या बोलेंगे? जो पाथ अपना फॉलो नहीं कर पा रहे उसका नाम हो जाएगा इलास्टिक हिस्टेरेसिस, क्योंकि अपने पाथ को फॉलो नहीं कर पा रहा है, एक दूसरी जगह के दूसरे पाथ के थ्रू जा रहा है, तो इसको बोलेंगे इलास्टिक हिस्टेरेसिस। क्लियर हो गई होगी बात। अब हम बात करने वाले हैं सी से लेकर डी तक के पॉइंट को, जिसको प्लास्टिक बिहेवियर कह रहे हैं ना, सी से लेकर डी तक को। चलिए इरेज करते हैं इनको। फोर्थ पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अभी। फोर्थ पॉइंट, और मैं पेन चेंज करता हूं, व्हाइट ले लेते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करें में, अगर सी के बाद की बात करें, सी के बाद की बात करें, अभी तक सी की बात हो गई। इफ लोड इज इंक्रीज बियॉन्ड द पॉइंट सी, अगर आप और इंक्रीज करते हैं तो वायर के अंदर लार्ज इंक्रीज आ जाएगा लेंथ का। आप देख पा रहे हो जैसे कि फिगर में, अगर आप सी से डी के अंदर बात करें, अगर फोर्स को अभी भी आप बढ़ाते हो तो क्या होगा? आपकी जो स्ट्रेन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, स्ट्रेन आपकी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, हम कह सकते हैं रैपिडली इंक्रीज हो जाएगी। समझ रहे हो ना? बात समझ में आ गई। और धीरे धीरे करता करता वो कहां पहुंच जाएगा? डी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। दैट इज डी पॉइंट इज नोन एज फ्रैक्चर पॉइंट। क्या हो जाएगा? फ्रैक्चर पॉइंट, यानी कि वो टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगा। यानी कि सी से डी के बीच में अगर आप भी फोर्स बढ़ाते हो तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेंथ वायर की बहुत ज्यादा हो जाएगी ज्यादा फोर्स लगाने से, लेकिन वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यानी कि इन द रीजन बिटवीन बी एंड डी, अगर हम बी और डी की बात करें, किसकी बात करें? बिटवीन बी एंड डी की अगर हम बात करें, लेंथ ऑफ द वायर गोज ऑन इंक्रीजिंग, लगातार लेंथ बढ़ रही है, इवन विदाउट एनी एडिशन ऑफ द लोड, ज्यादा लोड नहीं भी लगाओगे बढ़ाओगे तो। और इसीलिए इसको बोला जाता है प्लास्टिक रीजन। क्या बोला जाता है? प्लास्टिक रीजन। एंड द मटेरियल इज सेट टू अंडरगो प्लास्टिक फ्लो, और धीरे धीरे वो लेंथ बढ़ रही है। और या हम इसको बोल सकते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब उसकी शेप चेंज हो जाएगी, डिफॉर्म हो गई उसको। ठीक है भाई, तो अपने ओरिजिनल शेप पे नहीं आ पाएगा भाई। तो आई होप आपको एक ग्राफ समझ में आ गया होगा, ये इसके पॉइंट थे। ठीक है भाई, आगे डिस्कस करते हैं एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन करेंगे तो उससे पहले हमें जानना होगा कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या। सबसे पहले तो ये यही पता होना चाहिए कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या। तो देखो, जब किसी वायर को हम स्ट्रेच करते हैं, जब किसी वायर को हमें स्ट्रेच करते हैं, जैसे कि स्प्रिंग का एग्जांपल सबसे बेस्ट आपको समझ में आ जाएगा कि जब आप स्प्रिंग पे फोर्स लगाते हो, खींचना या इसको कंप्रेस करना, है ना, तो हम कहेंगे कि जो इंट्राटोमिक फोर्स होता है वो कम इनटू प्ले, यानी कि उसका एक रोल होता है। जैसे कि हमने बताया था उस दिन, ये मॉलिक्यूल है इस प्रकार से, अगर इसको स्प्रिंग है, स्प्रिंग से दिखाया था इंटरमोलिकुलर फोर्स को, तो अगर मैं इस एक को खींचता हूं तो इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स ऑटोमेटिक अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। आपको वीडियो में बताया भी था, जिसका काम होता है अपोज करना, किसको? चेंज को। क्योंकि आप एक्सटर्नल लोड लगा रहे हो जिसकी वजह से क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है उसकी शेप में, उसको अपोज करता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। जब हम वर्क डन करते हैं इन स्ट्रेचिंग द वायर, वायर को खींचने में वर्क डन करते हैं, वो एनर्जी स्टोर हो जाती है, और उसी एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कि जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो जो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा। अब इसमें जो वर्क डन करने की वजह से जो एनर्जी स्टोर होगी,
वर्क डन हैज टू बी डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स। फिर रिस्टोरिंग फोर्स के अलावा हमें ज्यादा फोर्स करना पड़ेगा। अगर मान लो रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स बराबर हो गया, जब तो सेम ही चीज नहीं हो सकती। आपने ज्यादा फोर्स लगा तो क्या होगा, वर्क जो डन हुआ है एक्स्ट्रा वो स्टोर होगा एज दी पोटेंशियल एनर्जी। तो यह आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो वर्क डन होता है कुछ भी, वो हमेशा स्टोर हो जाता है ऐसी कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की, तो इसको करते हैं इरेज। देखिए आप सुनिए ध्यान से ऐसे सुनना है कि एक बॉडी है यहाँ पे, यहाँ से सरफेस से एक वायर को हमने बांध दिया यहाँ पे। समझ रहे हो इन बातों को? क्या कर रहे हैं हमें, एक बार इसको इरेज कर देते हैं, दोबारा से एक बार अच्छा से फिगर बनाते हैं। तो यहाँ से आप देखिए इस प्रकार से एक वायर है, यहाँ से एक वायर को लिया हमने यहाँ पे ऐसे, और इस वायर को हमने नीचे की तरफ क्या लगाया, फोर्स। क्या लगाया, फोर्स लगाया। समझ रहे हो ना? फोर्स लगाने से क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसकी जो शेप है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने रिस्टोरिंग फोर्स से क्या कर दिया, ज्यादा फोर्स लगा दिया। तो ये हल्की सी इसकी चेंज इन लेंथ आ गया, डेल्टा एक्स बोल दो या डी एक्स बोल दो या डेल्टा एल बोल दो, जो भी आप बोलना चाहो। लेंथ डीएल भी लिख सकते हैं, कई लोग डीएल लिख देंगे, कुछ डीएक्स लिख देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब ये नीचे की तरफ फोर्स लगता है तो एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है कि रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। क्या लगता है, रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। बात समझ में आ गई? तो सपोज करना है कि सबसे पहले आपको फोर्स अप्लाई करा गया वायर पे, और उस वायर की लेंथ थी एल। कितनी थी, लेंथ एल थी। आप सभी जानते हो वायर की लेंथ कितनी मानी हमने, एल, और चेंज हो गई तो हम मान लेते हैं उसकी डीएल मान लेते हैं, इसको डीएक्स को काट देते हैं, कितनी हो गई, डीएस हो गई। तो अब क्या होगा कि इंटरनली इसमें रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो गया। शुरुआत में कितना था, अगर मैं पूछूं शुरुआत में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कितना था, शुरुआत में जब आपने फोर्स नहीं लगाया था, तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आप बोलोगे सर जीरो था, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा ना आपको डिफॉर्म कर रहे थे आप इसको। तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो गया, जीरो। जैसे ही आपने फोर्स को इंक्रीज करा, जैसे ही फोर्स को आपने इंक्रीज करा, तो रिस्टोरिंग फोर्स धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कितना आ गया, एफ हो गया। समझ में आ रहा है? तो हम कह सकते हैं जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। क्या लिखेंगे, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज फ्रॉम जीरो टू एफ। धीरे धीरे करके इस एफ के बराबर आ जाएगा अगर लेंथ नहीं बढ़ती है तो। इसलिए ज्यादा वर्क करना पड़ेगा ताकि इसकी लेंथ बढ़ जाए, उससे भी ज्यादा। समझ रहे हो? अगर मैं बोलूं आपसे कि भाई एवरेज इंटरनल फोर्स निकाले, क्या बोला मैंने, एवरेज इंटरनल फोर्स, एवरेज इंटरनल फोर्स फॉर इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल, कि लेंथ लेंथ डेल्टा एल को बढ़ाने में कितना आपने एवरेज इंटरनल फोर्स लगाया। तो इसको निकालने का सीधा सा तरीका, शुरुआत में कितना फोर्स था, जीरो, प्लस में एफ, और एवरेज निकालने के दो है ना, दो से डिवाइड कर देते हैं, आप सभी ने निकाला हुआ है। तो ये हमारा एवरेज इंटरनल फोर्स आ गया एफ बाई टू। अब हमें क्या करना है, वर्क डन निकालना है ना। क्या निकालना है अपने को, वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है अपने को, वर्क डन निकालना है। अब वर्क डन निकालेंगे ना ऑन द वायर, वर्क डन ऑन दी वायर, तो आप बोलोगे सर क्या है भाई, ऑन द वायर इज डब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डब्लू का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगा, तो आप बोलोगे सर एफ बाई टू, डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, तो डीएल का। तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ बाई टू इंटू डीएल। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। उसके बाद में अगर मैं पूछूं, अब आप बोलोगे सर ये जो वर्क डन करा वो स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। तो क्या बोलोगे, द वर्क डन इज स्टोर्ड, द वर्क डन is stored as इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया भाई। समझ रहे हो? तो यानी कि हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बोलोगे सर यू से रिप्रेजेंट कर दो। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। आप कहोगे तो यू से कर देंगे, और हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया 1/2 एफ इंटू डी एल, ठीक है ना, डेल्टा एल, ठीक है ना। तो यहां लिख देता हूं मैं, ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो क्या आई, 1/2 एफ इंटू डेल्टा एल। अब इसको एक लैंग्वेज में और लिख देते हैं, क्या है, 1/2 फोर्स। कौन सा फोर्स है भाई, स्ट्रेचिंग फोर्स, जिससे हम इसकी लेंथ को बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेचिंग फोर्स इसको क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये पेपर में बड़ा काम आता है, इसके क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं। स्ट्रेचिंग फोर्स, क्या कह रहे हैं, स्ट्रेचिंग फोर्स। और ये है डेल्टा एल है, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, इंक्रीज इन लेंथ,
इसके न्यूमेरिकल कराएंगे AIEEE में, यानी कि जो, ठीक है भाई। चलिए IIT के मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से, तो आपको इसलिए मैं ये टॉपिक करवा रहा हूँ। उसके बाद में आगे चलते हैं हम, उसके बाद में आगे चलते हैं तो क्या लिखा हुआ है, लेट ए बी द एरिया, कि लेट क्या कर लेते हैं, ए क्या है, एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन है इसका, ऑफ ए वायर, देन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर u इजिकल टू, अभी तो फॉर्मूला लिखवाया था आपने कि u इजिकल टू में क्या था, 1/2 था, और क्या लिखवाया था, एफ इंटू डेल्टा एल है। अब मैं आपसे कुछ थोड़ा सा हिसाब लगाने के लिए कहूंगा, क्या कहूंगा कि आप ए एल से मल्टीप्लाई कर दो और ए एल से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये देखो ए और एल से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो आप सभी जानते हो क्या फॉर्मूला बनेगा, 1/2 फोर्स बाई एरिया बन जाएगा स्ट्रेस, क्या बन जाएगा, स्ट्रेस, ये भी एक फॉर्मूला बन रहा है स्ट्रेस। तो डेल्टा एल बाई एल बन जाएगा स्ट्रेन, आप सभी, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इनटू में ए इंटू एल, ए का मतलब एरिया, एरिया में लंबाई गुणा चौड़ाई आई जाती है, और ये हो गई है एल, इसको खड़ा कर देंगे तो बन गई हाइट, तो ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो इसलिए बन गया आपका वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला भी बहुत काम आएगा, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना भाई। बात समझ में आ गई, चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद में आगे बात करें, अगर इसका अपॉन में वॉल्यूम को ले जाऊं तो u बाई वॉल्यूम कर दूं तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो फॉर्मूला बढ़ जाएगा 1/2 स्ट्रेस इनटू में स्ट्रेन, ये भी फॉर्मूला बढ़ जाता है, ये भी एक फॉर्मूला, ये बहुत काम आएंगे सारे फॉर्मूले पर यूनिट, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये फॉर्मूला भी हो जाएगा। और अगर स्ट्रेस क्या होता है तो देखिए आप सभी जानते हो, यंग मॉडुलस की लैंग्वेज में बात करूं तो यंग मॉडुलस की लैंग्वेज में होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, मॉडुलस की बात करते हैं स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। अगर मैं यहाँ पे करना चाहूं तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, जैसे कि मैं यहाँ पे लगाना चाहूं तो स्ट्रेस, स्ट्रेस लिखना चाहूं तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर यंग मॉडुलस इंटू में स्ट्रेन, तो यानी कि 1/2, और ये यंग मॉडुलस हो जाएगा और स्ट्रेन दो हो जाएगा ना, एक घेरा और एक घेरा, तो स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा, स्ट्रेन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी आपके पास बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1/2 वाई इंटू, यानी यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैं एक बार दोबारा से फॉर्मूला लिख देता हूँ। सबसे पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला, आप नोट डाउन कर लेना, दोनों याद कर लेना आपको। 1/2 स्ट्रेचिंग फोर्स, क्या लिख रहे हैं, स्ट्रेचिंग फोर्स इनटू में चेंज इन लेंथ या इंक्रीज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, या बोल सकते हैं हम इंक्रीज इन लेंथ। पहला तो ये फॉर्मूला हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरे की बात करते हैं, आपको पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना, पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए निकालना पड़ जाए तो हमारे पास फॉर्मूला आया था 1/2 स्ट्रेस इनटू में स्ट्रेन, ये फॉर्मूला भी काम आएगा, अभी थोड़ी देर में सवाल भी करवाने वाले हैं इसके ऊपर। और थर्ड नंबर पे बात आएगी U पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, 1/2 यंग्स मॉडुलस इनटू में स्ट्रेन का स्क्वायर भी। ठीक है, चलिए अब कुछ इसके क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रखा है कि एक वायर फिक्स एट द अपर एंड स्ट्रेचेज बाय लेंथ एल, एक वायर को फिक्स करा गया है, जैसे कि अभी एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया था कि इस प्रकार से एक वायर को इस प्रकार से अटैच कर रखा है यहाँ से, ठीक है ना, और यहाँ से एक फोर्स लगाया गया जिसकी लेंथ एल है, जो अभी समझाया था, एंड बाय द लेंथ बाय अप्लाइंग ए फोर्स एफ, एफ फोर्स लगा दिया, व्हाट इज द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर। डायरेक्ट डेरिवेशन से क्वेश्चन उठ के आया है, कब, AIEEE, ठीक है ना। तो ये है, इसका फॉर्मूला था, आप याद होगा कि वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर, तो वर्क डन आप नोट कर सकते हो, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग दी वायर क्या होगा भाई, तो आप बोलोगे सर W इजिकल टू, अभी तो बताया था आपने क्या था, स्ट्रेचिंग फोर्स, क्या था, स्ट्रेचिंग फोर्स मल्टीप्लाई बाई इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, या आप शॉर्टकट लिखना चाहो तो W इजिकल टू 1/2 एफ इंटू डेल्टा एल। ये फॉर्मूला आपको अभी डराइव करके दिखाया भी था।
चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन एंड, एक वायर को क्या कर रखा है, वन एंड से एंड वर्टिकली गिरा रखा है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, इस प्रकार से ही ये वायर हो गया। बाय अटैचिंग ए वेट, अब इसके ऊपर फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है ना, वो फोर्स की वैल्यू दे दी गई, कितना वेट लगा दिया, 200 न्यूटन का, कितने का लगा दिया, 200 न्यूटन का टू द लोअर एंड, ठीक है भाई, यानी कि फोर्स कितने का लगा दिया, 200 न्यूटन का। द वेट इज स्ट्रेस बाय द mm, यानी कि जो डेल्टा एल आया, चेंज इन लेंथ आया, वो कितनी आ गई, 1 mm का आ गया। फाइंड द इलास्टिक एनर्जी स्टोर, अब आपको याद होगा इलास्टिक एनर्जी स्टोर, अभी 1 मिनट पहले फॉर्मूला लिखाया था, 1/2 एफ इंटू डेल्टा एल। तो 1/2 फोर्स कितना है, आप बोलोगे सर 200 न्यूटन का, एल एम में है ना, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10⁻³ -3 मीटर हो जाएगा अब ये, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो 10⁻³ मीटर हो गया। तो इसको जब सोल्व कर लोगे 100 आ गया, तो यानी कि 0.1 जूल इसका आंसर हो गया। एनर्जी आई नहीं, तो जूल में इसकी एनर्जी हो गई, और ऐसा यूनिट क्या हो गई, जूल, और इसको आंसर आपका आ गया 0.1। आई होप समझ में आ रहा होगा। डायरेक्टली AIEEE 03 में आया हुआ है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। इफ एस इज स्ट्रेस एंड वाई इज यंग मॉडुलस, क्या बोल रहा है, एस स्ट्रेस है और वाई एक यंग मॉडुलस है मटेरियल का, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपको बताया तो था। तो अभी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आ रहे हैं, देख सकते हो आप, इस डेरिवेशन से डायरेक्ट बेस आए हुए हैं, और तो आप लोग को ये मैंने बताया है कि वो डेरिवेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरे को ये करवाना पड़ गया अभी, है नहीं तो करने की जरूरत नहीं थी, आपको करवा चुका हूँ मैं डेरिवेशन में, एक्सप्रेशन जो करवाई थी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो आप लिखोगे U इजिकल टू सर 1/2 स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन, और आप सभी जानते हो, फिर मैंने करा भी था इसको, स्ट्रेस है ही और इसको स्ट्रेन है, अपॉन में यंग मॉडुलस लिख देता हूँ। तो यानी कि हम कह सकते हैं ये स्ट्रेन है ना, इसको सॉरी स्ट्रेस में बदल दिया, स्ट्रेस में बदल दिया, तो यानी कि आपके पास फॉर्मूला आ गया स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ यंग मॉडुलस। तो इस प्रकार से, इसके अलावा मैंने पिछली बार फॉर्मूले में लिखवाया था, स्ट्रेस की जगह चेंज कर दिया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, बड़ा आसान था। चलिए आज का लास्ट टॉपिक है पॉइजन रेशियो। चलिए आज का लास्ट टॉपिक है पॉइजन रेशियो। तो क्या है ये, विद इन द इलास्टिक लिमिट, क्या है पॉइजन रेशियो, विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन, पहले एक बार स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, उसके बाद मैं पूरा समझाऊंगा इसमें क्या मतलब हुआ, स्ट्रेन टू दी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइजन रेशियो। तो यानी कि टॉपिक आपका कंप्लीट भी हो गया है, यहां से चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। चलिए अब इसको समझते हैं फिगर के माध्यम से। फिगर कहता है कि एक वायर है इस प्रकार से यहाँ पे, और उसको यहाँ पे ऐसे लटकाया हुआ है यहाँ पे इस प्रकार से, इस पे हम लगाते हैं, एक फोर्स लगाते हैं। तो आपने अभी तक तो क्वेश्चन भी नहीं उठाया होगा, सोचा भी नहीं होगा कि जब फोर्स लगाते हैं तो क्या इस वायर की लेंथ कम नहीं होगी भाई, जब इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सॉरी लेंथ नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम नहीं होगा, ये वाला एरिया जब आप नीचे की तरफ बढ़ा रहे हो, तो ऑटोमेटिक सी बात है जो ये बढ़ने के लिए लेंथ कहां से आ रही है, तो आंसर ये एरिया थोड़ा पतला होके इसकी लेंथ को बढ़ा देता है, जितना आप लंबा करोगे उतनी इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। यानी कि कह सकते हैं अगर इसकी पहले लेटरल जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, d थी, तो अब उसकी चेंज आ गया कितना, डेल्टा डी का चेंज आ गया। अब कितना आ गया, डेल्टा डी का चेंज आ गया। पहले उसकी लेंथ थी एल और उसमें चेंज कितना आ गया, डेल्टा एल का। बढ़ाने के बाद में कितना का चेंज आ गया, डेल्टा एल का। एरिया में भी चेंज आता है, अभी तक हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे थे, लेकिन ये अब हम इंक्लूड करके देख रहे हैं कि हाँ ये बात तो सही है। तो बताया गया कि अब आपको याद होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला क्या कहता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, तो आप बोलोगे सर डेल्टा एल बाई एल, आपको सभी को याद होगा ये तो। इसी प्रकार से आपको लेटरल स्ट्रेन निकालना है, लेटरल स्ट्रेन निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो बोलोगे चेंज इन जो लेटरली लेंथ में, डेल्टा डी बाई डी। ये वॉल्यूम वाले में याद भी होगा, वॉल्यूम में करवाया था, वॉल्यूम वाले में हमेशा एरिया कम होता है,
समझ रहे हो ना, उसका साइज कम होता है इसलिए माइनस में लिया जाता है, तो यहाँ पे भी हमने माइनस ले गया। याद होगा ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है इस तरह से, पानी में डाला गया था, पहले था वॉल्यूम वी, लेकिन फोर्स लगने की वजह से उसका चेंज आ गया कितने का, डेल्टा वी का, तो हमने लिख दिया था माइनस का डेल्टा वी बाई वी। वही तो बात यहाँ लिख रहा हूँ, डेल्टा डी बाई डी। फॉर्मूला क्या कहता है, पोजीशन रेशियो, पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो को हम रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइजन रेशियो सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे करेंगे, सिग्मा से, और वो इक्वल होगा, देखिए, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन, या लिखेंगे लेटरल स्ट्रेन अपॉन, क्या लिखा हुआ है, रेशियो का मतलब यही तो था अपॉन में, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। समझ रहे हैं बातों को। तो यानी कि आपके पास दोनों की वैल्यू है, माइनस का डेल्टा डी बाई डी अपॉन डेल्टा एल बाई एल। जब इनको सोल्व करोगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी सिग्मा की, वो क्या आएगी, वो मैं लिख देता हूं आपके लिए, क्या आएगी वही लिखिए, माइनस का एल बाई डी इंटू में डेल्टा डी बाई डेल्टा एल। इस प्रकार से हमें ये फॉर्मूला मिल गया पॉइजन रेशियो का। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं करा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें नए चैप्टर के साथ में नई वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।